Hello, good morning, good evening, all students, all my friends एंड मैं आज आपको क्लास सिक्स की पॉलिटिकल पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से वे सभी पॉइंट लिखे हुए हैं, अपने नोट्स में बनाए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको क्लास छठी की पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ जिसका अध्याय है फर्स्ट अध्याय और विविधता की समझ। क्या नाम है उसके फर्स्ट अध्याय का? विविधता की समझ। तो हम इसमें सबसे पहले क्या बताता है कि विविधता क्या होती है, विविधता से हम क्या समझते हैं। उसमें समानता होती है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, अभी विविधता के कारण क्या होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हम विविधता की समझ यानी कि इसकी जो भूमिका है उस पर हम गौर करेंगे। इसमें क्या कि बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं और इसी भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं और इसी विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। और जाति व्यवस्था विविधता एक कारण भी है और इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। भी जाति व्यवस्था ना एक इस विविधता का एक सबसे मेन कारण है और इस व्यवस्था को समाज में अलग अलग क्या है समूहों में बांटा गया है, अलग अलग संगठनों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह काम करते हैं और कैसे वे अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं या क्या क्या किस किस प्रकार से वे कहाँ कहाँ पर रहते हैं। ठीक है। तो अभी ना जैसे कि जाति व्यवस्था है, जो जाति बांटी गई चार क्षेत्रों में बांटी गई है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व्यापारी होते थे और शूद्र यानी कि मजदूर और हरिजन पांचवा वर्ग बना दिया गया था। जो हरिजन था, गांधी जी ने पांचवें वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित किया है। किसने कहकर संबोधित किया है भाई? गांधी जी ने पांचवें वर्ग को हरिजन कहकर संबोधित किया है। और कोई व्यक्ति अपनी जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकता, ये सब आज़ादी से पहले होते था। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति दूसरी जाति में नहीं जा सकता, ये सब आज़ादी से पहले होता था। और इसी कारण भारत में सरकार ने इनके लिए संविधान में बदलाव किया गया और इनको समानता का अधिकार दिया गया। समानता का अधिकार दिया क्योंकि इनके साथ भाई पहले बड़े भेदभाव होते थे। कुछ लोगों को जैसे कि जो हरिजन जो कह के पांचवा वर्ग बना हुआ था, जो गांधी जी ने कहकर संबोधित किया है हरिजन कहकर, तो इस वर्ग को क्या था कि भी लोग ना मंदिरों में नहीं जाने दिया करते थे और इनको कुओं से पानी लाने के लिए भी मना कर रखा था। तो इससे क्या था कि भी लोगों के समानता का कोई उनको अधिकार ही नहीं था भाई, उनकी आत्मसम्मान को बड़ी भावना को ठेस पहुंचती थी। तो इसीलिए सरकार ने इनके लिए संविधान में बदलाव किया और समानता का अधिकार लेके आए। इस समानता के अधिकार में सभी के लिए एक समान अधिकार बनाया गया। ठीक है। लेकिन गहराई में सोचें तो वास्तव में हम एक तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है, समझ में। लेकिन गहराई से अगर हम सोचें ना, वास्तव में हमारा जो तरीके होते हैं, तरीके की चीज़ें करते हैं, केवल हमारा तरीका ही अलग होता है। और ये बदलाव हुए क्यों भाई? क्या है कि ये बदलाव हुए क्यों? आज से करीबन 200 वर्ष पहले जब रेल हवाई जहाज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। कुछ लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में लोग जाते थे। सूखे अकाल के कारण पड़ जाने, अगर कहीं पे सूखा अकाल पड़ जाता है तो लोग वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। काम की तलाश में भी लोग बाहर जाते थे और युद्ध के लिए प्राचीन समय में युद्ध अधिक लड़े जाते थे, तो वहाँ पे उससे भी हम स्थान चेंज करते थे। ठीक है। जब लोग यात्रा करते थे ना, तो उनका रहन सहन में बदलाव आता था, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है भी, वहाँ का व्यवहार, वातावरण, बोलचाल, ठीक है, उन सभी में भी बदलाव आना तो तय ही था। तो कुछ चीज़ें भी नई नई जगह की अपना लेते थे। तो कुछ चीज़ें जैसे कि बोलना, खाना पीना, तो कुछ चीज़ें ना वो वहाँ की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में भी अपने पुराने
ड्रे पर यानी डेर पर अपने काम करते थे, जो उन्होंने पुराने उनके रीति रिवाज थे यानी कि वो उन पर काम करते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण रहता है। और उनकी संस्कृति, नई जगह संस्कृति में आदान प्रदान और धीरे धीरे एक मिश्रित पानी यानी कि मिली मिली जुली संस्कृति उभरती है। देखो इसमें यहाँ पे क्या बताया है कि ये बदलाव हुए क्यों। क्योंकि आज से करीबन 200 वर्ष पहले ना, जब लोगों के पास यानी कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज वगैरह नहीं होते थे, तो वे लोग है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, काम की तलाश में जाते थे। भाई मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे कि व्यापार के लिए भी लोग जाते थे, ठीक है। भाई कुछ लोग थे व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और कुछ लोग सूखे और अकाल के कारण भी जाते थे, कुछ लोग काम की तलाश में। इससे क्या था कि उन लोगों की संस्कृति में बदलाव आए, उनके रहने सहने में, भोजन का खान पीन में बहुत सारे बदलाव आए। यही था उनका मेन कारण, यानी कि उनके बदलाव के मेन कारण क्या था, यही था जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न भाषाओं के कारण भी विविधता बनती है। क्या बताएं यहाँ पे, भारत में देखो कितनी प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वही बता रहा है कि भारत में विभिन्न भाषाओं के कारण भी विविधता बनती है। अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एनसीईआरटी बुक से जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए ना, एनसीईआरटी बुक से लिखे हुए। ये मत सोचना कि मैंने अपने आप पास से बना रखे हैं भाई, ये मैं ज़्यादातर ना मैंने वे पॉइंट लिख रखे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यूपीएससी के लिए भी, एसएससी के लिए भी। अगर कोई पर्सन यूपीएससी की तैयारी करे तो दी बेस्ट है, क्योंकि मैंने नोट्स यूपीएससी के लिए ही बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी सीधी सी बात है, बड़े एग्जाम की तैयारी हो रही है, हर चीज़ को खोलकर बताया गया है यहाँ पर। और फिर इसमें भी हर चीज़ को खोल के बताया गया है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई पर्सन एसएससी, सीजीएल और आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह जिस चीज़ की भी तैयारी करे तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था कि भारत में भी विभिन्न भाषाओं के कारण भी विविधता बनती है। अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि समुद्र के पास में रहने वाले लोग और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। भाई सीधी सी बात है, न केवल वहाँ के लोग कपड़ों और खान पान आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे उनके काम भी अलग होंगे। देखो यहाँ पे बताया, जो लोग समुद्र के पास रह रहे होंगे भाई, उनका रहने खाने में तो बदलाव होगा ही। कुछ लोग जैसे समुद्र के पास रहे, उनका खाना भोजन किस प्रकार का होगा भाई, कुछ लोग शाकाहारी भी होंगे, कुछ लोग मांसाहारी भी होंगे, जैसे कि मछलियाँ भी भोजन के रूप में वो खाते होंगे। और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वे अपना अनाज वगैरह यानी कि कुछ भी ऐसी खाने की वस्तुएं उगा कर या फिर अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना लेके जाते हैं और खाते हैं, तो उनके खाने पीने में और कपड़ों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत के दो भाग लद्दाख और केरल उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों को क्या क्या असर पड़ता है। भाई लद्दाख में और केरल के वहाँ के लोगों में तो बहुत बड़ी विभिन्नताएं तो होंगी भाई। केरल के लोग जो कि वहाँ भाषा का बोलचाल में भी उत्पन्न हो, भाषाई बोलचाल भी अलग मिलेगी, और वहाँ के रहने खाने में भी बहुत आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कश्मीर की पश्मीना सालें बहुत प्रसिद्ध, तो यहाँ के कश्मीर की पश्मीना सालें बहुत प्रसिद्ध हैं। केरल में एक तरफ समुद्र से दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि केरल में एक तरफ से तो समुद्री और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर मसाले, काली मिर्च बहुत प्रसिद्ध हैं। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझो इस पॉइंट को, मेन पॉइंट है ये यहाँ पे भाई। वहाँ पे अगर केरल में एक तरफ तो समुद्री से इलाके से है वो है, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर है ना मसाले, काली मिर्च बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापार के लिए आए थे यहाँ पर। ठीक है, अब अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। करीब 700 साल पहले यहाँ आए हुए अपने यात्रा के वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का भी विवरण लिखा हुआ है। जैसे कि वास्को डी गामा ना, सबसे पहले भी यहाँ पे क्या था, वास्को डी गामा तो यहाँ पे बताया गया कि वास्को डी गामा है जो पानी के जहाज से यहाँ पर पहुँचे थे, और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना।
केरल विभिन्न धर्मों का पालन करते थे। केरल में क्या था कि विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते थे। यहूदी लोग थे जो इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी यहाँ पर क्या आए थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ पर मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते थे और वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। देखो सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या बताई गई अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे सबसे पहले ना जो मतलब कि मछली पकड़ने का जो क्या था, मतलब लोग जाल बिछाते थे, वो चीन के व्यापारी जब भारत में आए थे ना, वहाँ पे मछली पकड़ने के जाल को इस्तेमाल किए गए थे। वे जाल चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। तो इसका मतलब है कि ये जो वहाँ पे जाल बिछाने की होती कि वो चीनी लोगों से ही ली गई थी। यानी दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भौतिक भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। इससे पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का और उसके इतिहास और भूगोल से गहरा संबंध मिलता है। भारत की विविधता यहाँ अनेकता और उसकी ताकत का भी स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्मों और भाषाओं की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। देखो जब अंग्रेज़ भारत पर आए थे ना, तो यहाँ पर क्या था कि विभिन्न धर्मों के भाषा के लोग रहते थे, विभिन्न प्रकार की महिलाएं थी, पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर उनके खिलाफ क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया और वे जेल भी गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति पाने के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। उन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए और वे जेल भी गए और अलग अलग तरीक़ों से क्या किया, उनका विरोध किया। अंग्रेज़ों ने क्या था कि भी अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी विविधताएं थी और इस तरह उनका राज चलता रहा। देखो यहाँ पे जो चीज़ मेन मैं खोल कर बताता हूँ आपको। अंग्रेज़ क्या थे कि भारत में एक व्यापार के तौर पर आए थे, कि व्यापार करने के लिए आए थे लोग यहाँ पे, अंग्रेज़ थे। ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ पे आए और उन्होंने क्या किया कि भी राजा लोगों के पास आए, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको नाम बता देता। ठीक है, अंग्रेज़ भारत में आए और उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ देखी कि भी लोगों में यहाँ पे क्या कि बनती नहीं उनके लोगों एक दूसरे की, कि भी विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि इन लोगों के बीच में क्या है कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, धीरे धीरे वे अब पूरे क्षेत्र में यानी कि पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अपना राज स्थापित किया। लेकिन लोगों ने दिखा दिया था कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जाने के बाद सब एक साथ थे। समझा यहाँ पे? ठीक है, ये बात आपको बता देगी, मतलब ये को इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर कराऊंगा ना, वहाँ से आपके और भी अच्छे से मेन पॉइंट निकल के आएंगे। ये थोड़ा आपको बताया जा रहा है इसके बारे में। भारत में जब संविधान बना उसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे। 1950 में कब दिए गए थे भारत में, जब संविधान बना 1950 में कुछ प्रावधान दिए गए थे, जैसे समानता का प्रावधान, वे सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, मतभेद नहीं किया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का, भारत के राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य कोई धर्म नहीं होगा, सभी को अपने धर्म में जीने की पूरी समानता दी जाएगी। भारत में धर्मनिरपेक्षता में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत की विविधता को मजबूत करने के लिए ये सभी समान अधिकार दिए गए हैं। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। अनेकता में एकता, यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्णन करते हुए हमें दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका ना जो विविधता की समझ है वो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी का पॉलिटिकल का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।
तो जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताए हैं उनको अच्छे से आप रीड आउट कर लेना, और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, अगर आपने ये यहाँ से पढ़ लिए ना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको एनसीईआरटी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बहुत मेन मेन लिखे हुए हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इससे भी अच्छा और ज़्यादा तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से आपको वीडियो देंगे बना के, और ठीक है। ओके।